स्वागत अभिनंदन है सभी का। देसा कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं टीजीटी स्पेशल क्लास और राजनीति विज्ञान विषय को पढ़ रहे हैं। इसमें आज पढ़ने वाले हैं अधिकार और कर्तव्य के विषय में। चलिए हम अपनी व्याख्या को प्रारंभ करते हैं। इसमें भैया देखेंगे सबसे पहले राज्य के विषय में और अधिकार के विषय में। तो इसकी परिभाषा अधिकार की लिखी है कि वो सांख्यिकी के अनुसार कि अधिकार वह मांग है जिसे राज्य लागू करता है और समाज स्वीकार करता है, ये इसकी परिभाषा है। और हम देखते हैं अधिकार के अर्थ के विषय में। सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है, जिनके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं अपने और समाज के हित में उचित रूप से प्रयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। राज्य का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है। वाइल्ड ने कहा है कि अधिकार कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वाधीनता की उचित मांग है। और आगे हम बढ़ते हैं भैया, अधिकार के आवश्यक लक्षण देखते हैं। तो क्या है अधिकार का आवश्यक लक्षण कि वो सामाजिक स्वरूप होना चाहिए। अधिकार का सर्वप्रथम लक्षण यह है कि अधिकार के लिए सामाजिक स्वीकृति आवश्यक है। सामाजिक स्वीकृति के अभाव में व्यक्ति जिन शक्तियों का उपभोग करता है वे उसके अधिकार न होकर के प्राकृतिक शक्तियां हैं। अधिकार तो राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई स्वतंत्रता और सुविधा का नाम है। इस स्वतंत्रता एवं सुविधा की आवश्यकता तथा उपभोग समाज में ही संभव है। आगे देखते हैं अगला भैया क्या बताया गया है इसमें। कल्याणकारी राज्य। इसमें यह बात प्रस्तुत की गई है कि अधिकारों का संबंध आवश्यक रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास से होता है। इस कारण अधिकार के रूप में केवल वही स्वतंत्रताएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जो व्यक्तित्व के विकास हेतु आवश्यक या सहायक हैं। व्यक्ति को कभी भी वे अधिकार नहीं दे सकते जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाधक हों। आगे देखते हैं अगला क्या है, लोक हित में प्रयोग। जी बिल्कुल सही है। व्यक्ति को अधिकार उसके स्वयं के व्यक्तित्व के विकास और संपूर्ण समाज के सामूहिक हित के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह आवश्यक है कि अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति की स्वयं की उन्नति के साथ साथ संपूर्ण समाज की भी उन्नति हो सके। आगे है राज्यों का संरक्षण। जी राज्य का संरक्षण। अधिकार का एक आवश्यक लक्षण यह भी है कि उसकी रक्षा का दायित्व राज्य अपने ऊपर लेता है और इस संबंध में राज्य आवश्यक व्यवस्था भी करता है। व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होना चाहिए, यह बात व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है और समाज भी इसे स्वीकार करता है। लेकिन राज्य जब तक आवश्यक संरक्षण की व्यवस्था न करे उस समय तक परिभाषित अर्थ में इसे अधिकार नहीं कर सकता है। अगला है सार्वभौमिकता। अधिकार का एक अन्य लक्षण यह भी है कि अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किए जाते हैं और इस संबंध में जाति, धर्म, लिंग और वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया सकता है। आगे देखते हैं भैया अधिकारों का वर्गीकरण, अर्थात हम अधिकारों को कितने भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले इसके दो वर्गीकरण किए गए, एक हो गया नैतिक अधिकार, दूसरे हो गए कानूनी अधिकार। देखेंगे हम लोग पहले नैतिक अधिकार क्या हैं। देखिए वे अधिकार जो नैतिकता से परिपूर्ण हो, इनका संबंध मानव के नैतिक आचरण से होता है, उसे हम नैतिक अधिकार कह सकते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता कि अधिकार राज्य द्वारा रक्षित नहीं होते हैं, इन्हें धर्म, साथ, जनमत या आत्मिक चेतना द्वारा स्वीकृत किया जाता है और राज्य के कानूनों से इनका कोई संबंध नहीं होता है। आगे देखते हैं हम कानूनी अधिकार। ये वे अधिकार हैं जिनकी व्यवस्था राज्य द्वारा की जाती है और जिनका उल्लंघन कानून से दंडनीय होता है। कानून का संरक्षण प्राप्त होने के कारण इन अधिकारों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। कानूनी अधिकार के दो भेद हैं, पहला है सामाजिक या नागरिक अधिकार, दूसरा राजनीतिक अधिकार। सबसे पहले हम देखेंगे सामाजिक या नागरिक अधिकार। इसमें सबसे पहला आता है जीवन का अधिकार। जी सबसे पहला इसमें जीवन का अधिकार है। मानव के सभी अधिकारों में जीवन का अधिकार सबसे अधिक मौलिक व आधारभूत अधिकार है, क्योंकि इस अधिकार के बिना किसी अन्य भी अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। जीवन के अधिकार का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है और राज्य इस बात की व्यवस्था करेगा कि दूसरा व्यक्ति या अन्य राज्य व्यक्ति के जीवन का अंत ना कर सके। दूसरा इसमें क्या बताया गया, चलिए देखते हैं। सामाजिक या नागरिक अधिकार के अंतर्गत दूसरा है भैया समानता का अधिकार। बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है और इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते सम्मान और महत्व प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आ जाता है राजनीतिक समानता का अधिकार। इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार बिना किसी पक्षपात के देश के शासन में भाग लेने का अधिकार अवसर प्राप्त होना चाहिए। सामाजिक समानता का अधिकार बिल्कुल सही है। ये समाज में धर्म, जाति, भाषा, संपत्ति, वर्ण, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। आर्थिक समानता का अधिकार। वर्तमान समय आर्थिक समानता का तात्पर्य यह लिया जाता है कि मानव के आर्थिक स्तर में गंभीर विषमताएं नहीं होनी चाहिए। संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का न्यायसंगत वितरण किया जाना चाहिए। ये बात यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। आगे देखते हैं अगला इसमें क्या बताया गया है। जी ये है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जीवन के लिए परमावश्यक है, क्योंकि इस अधिकार के बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का तथा समाज का विकास संभव नहीं है। स्वतंत्रता का तात्पर्य उच्च संकल्पता या नियंत्रणहीनता न होकर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास में पूर्ण अवसरों की प्राप्ति है। इसमें भी कुछ अधिकार आ जाते हैं इसके अंतर्गत, जैसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें कह सकते हैं कि
स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और आत्मा पर व्यक्ति संभव होता है। विचारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें कह सकते हैं कि सामान्यतः मानव एक विकसित प्राणी है और व्यक्ति का आत्मविश्वास एवं समाज की संपूर्ण उन्नति विचारों के आदान प्रदान पर भी निर्भर करती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विचार रखने, भाषण, लेख आदि के माध्यम से विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसी के तहत अगला बताया गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार। अंतःकरण की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का प्राय व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार धर्म के मानने, आचरण को पूरा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रकार का बंधन नहीं डाला जा सकता। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो मूल अधिकारों का प्रबंध किया गया है 12 से लेकर के 35 तक जो किया गया है, तो उसमें 25 से जो 28 तक के हैं वो सब धर्म से ही संबंधित माने गए हैं। समुदाय निर्माण की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी बताया गया है कि संगठन ही मानव जीवन की उन्नति का मूलमंत्र है, इसलिए व्यक्ति को अपने समान विचार वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर संगठन निर्माण करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला है इसमें नैतिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें ये बात प्रस्तुत की गई है कि एक व्यक्ति के पास उपयुक्त सभी स्वतंत्रताएं होने पर भी दूसरी नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं तो उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने विवेक और आत्मा के आदेशानुसार बिना किसी अनुचित लोभ लालच के कार्य कर सके। अगला है इसमें संपत्ति का अधिकार। मानव जीवन के लिए संपत्ति आवश्यक है। संपत्ति के अधिकार का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह विचार मानव की उन्नति की ओर प्रेरित करता है। संपत्ति के अधिकार का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने द्वारा कमाए गए धन को चाहे तो या तो आज की आवश्यकताओं पर खर्च कर सकता है या अर्जित करके रख सकता है, और धन, जमीन या जायदाद के रूप में व्यक्ति द्वारा रचित इस संपत्ति को बिना मुआवजे के द्वारा उसे छीना नहीं जा सकता है। आगे है रोजगार का अधिकार। इसमें क्या बात प्रस्तुत की गई है, इसमें बताया गया है कि व्यक्ति को स्वयं अपने परिवार के भरण पोषण, आवास एवं शिक्षा के लिए धन की आवश्यकता होती है और व्यक्ति यह आर्थिक शक्ति किसी न किसी प्रकार काम किए बिना प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः वर्तमान समय आवश्यक समझा जाता है कि व्यक्ति को काम प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। आगे भैया है परिवार का शिक्षा का अधिकार। शिक्षा मानव की मानसिक एवं आध्यात्मिक खुराक है और शिक्षा के आधार पर ही व्यक्तित्व का विकास संभव है। अतः वर्तमान समाज में यह बात सम्मान है कि नागरिकों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। केवल इतना ही नहीं, शासन को धनवान और निर्धन दोनों ही वर्गों को शिक्षा संबंधी सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। आगे भैया परिवार का अधिकार। ये भी एक महत्वपूर्ण है। परिवार का अधिकार भी बहुत महत्वपूर्ण इसमें माना गया है। इसमें व्याख्या इस प्रकार से की गई है कि राज्य के समान ही परिवार भी मानव जीवन के लिए अनिवार्य संस्था रही है। मानव जाति के विकास में परिवार का योग किसी भी दूसरी संस्था से कम नहीं है। केवल काम तुष्टि और मानव जाति को बनाए रखने के लिए ही नहीं वरन नागरिक गुणों के विकास हेतु भी परिवार का अस्तित्व आवश्यक है। अतः व्यक्ति को विवाह कर परिवार का निर्माण करने और संतान के पालन पोषण का अधिकार होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कुछ हमारे जो राजनीतिक अधिकार हैं कुछ राजनीतिक अधिकार, उन पर हम व्याख्या करेंगे। राजनीतिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो इसमें जैसे मत देने का अधिकार हो गया, निर्वाचित होने का अधिकार हो गया, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार हो गया, आवेदन पत्र और संपत्ति देने का अधिकार हो गया, ये सब राजनीतिक अधिकार आते हैं। राज्य के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार यह किसी को नहीं प्राप्त है। हाँ, अधिकार से कुछ सिद्धांत किया जाते हैं, जैसे अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत हो गया। तो प्राकृतिक सिद्धांत में क्या बात प्रस्तुत की गई है कि अधिकारों के संबंध में सिद्धांत सबसे प्राचीन है। इसका प्रचलन यूनानियों के समय में था। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय अधिकार पूर्णतः प्राकृतिक और जन्मसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के मतानुसार जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अधिकार उसी प्रकार मनुष्य की प्रकृति के अंग होते हैं जिस प्रकार होती है चमड़ी का रंग। इसकी विशेष व्याख्या आने की आवश्यकता नहीं, वे तो स्वयं सिद्ध ही हैं। आगे देखते हैं अगला कौन सा है इसमें। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत इसमें आ गया है। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के विपरीत है। इसके अनुसार प्राकृतिक अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। आगे देखते हैं भैया अगला कौन सा है। अगला है ऐतिहासिक सिद्धांत। राज्य का अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इसमें यह बताया गया है कि जो सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं। वर्षों से जिन रीति रिवाजों का हम पालन कर रहे हैं वही रीति रिवाज अधिकार के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण तो राज्य द्वारा किया जाता है, नहीं वे प्रकृति होते हैं, बल्कि धीरे धीरे जिन रीति रिवाजों के हम अभ्यास हो जाते हैं समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है, वही अधिकार बन जाते हैं। अगला है भैया सामाजिक कल्याण का सिद्धांत। इसमें क्या बात प्रस्तुत की गई है। इसमें ये बताया गया है कि अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का जो अस्तित्व है समाज कल्याण पर आधारित है और व्यक्तित्व केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो समाज के हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति रिवाज, अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन सबका उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। तो ये हो गए आपके अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं भैया आदर्शवादी या व्यक्तित्ववादी सिद्धांत। इसमें बता दिया गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। अधिकार वे बाहरी परिस्थितियाँ हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए परिस्थितियाँ अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं भैया अगला जो हमारा बिंदु आ गया है वो है कर्तव्य। कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः ये कहा जाता है, ध्यान देंगे, कर्तव्य किसी विशेष कार्य को करने या ना करने के संबंध में व्यक्ति का उत्तरदायित्व कर्तव्य कहा जाता है। कि ये बात प्रस्तुत की गई है या फिर हम कह सकते हैं कि जिन कार्यों के संबंध में समाज एवं राज्य समान रूप से व्यक्ति से यह ऐसा करते हैं कि वे यह कार्य करने चाहिए, वे ही व्यक्ति कर्तव्य कहे जा सकते हैं। कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं,
पहला इसमें होता है नैतिक कर्तव्य, दूसरा होता है कानूनी कर्तव्य। तो नैतिक कर्तव्य की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है भैया नैतिक कर्तव्य में कि नैतिक कर्तव्यों का संबंध मनुष्य के अंतःकरण नैतिकता तथा उचित अनुचित की प्रवृत्ति से होता है और इनका पालन करने के लिए दंड की शक्ति का प्रयोग नहीं किया सकता है। नैतिक कर्तव्य के उदाहरण है सत्य बोलना, प्राणीवाद के प्रति हित की कामना आदि। आगे है भैया कानूनी कर्तव्य। कानूनी कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि कानूनी कर्तव्य अपनी प्रकृति से ही नैतिक कर्तव्य से भिन्न होते हैं। इन्हें करना या ना करना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर होता है। अपितु ये व्यक्ति के कर्तव्य होते हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें कुछ आ जाते हैं जैसे राज्य के प्रति भक्ति रखना, बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि राज्य के प्रति भक्ति रखे जिनका वह नागरिक है। व्यक्तित्व के विकास हेतु राज्य सभी प्रकार के कार्य करता है और इन कार्यों के बदले में व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य को अपना समझे, संकट के समय राज्य की रक्षा हेतु प्रत्येक प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर हो और किसी भी परिस्थिति में राज्य के क्षेत्र या स्वाधीन का किसी भी बाहरी सत्ता से सौदा ना करे। ये बातें बताई गई हैं। आगे देखते हैं हम अगला बिंदु इसमें क्या बताया गया है। कानूनों का पालन करना। जी, कानून का पालन करना राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित रखने में राज्य में रहने वाले नागरिकों के हित के लिए किया जाता है। अगला है कर देना। राज्य को शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए नागरिकों के हित में विभिन्न प्रकार के दूसरे कार्य करने के लिए आर्थिक शक्ति की आवश्यकता होती है और नागरिकों के हित में विभिन्न कार्य के लिए विभिन्न कार्य कर राज्य लगा सकता है। तो ये भैया आप लोगों ने देखा कर्तव्य के रूप। आगे देखते हैं अधिकार और कर्तव्य का संबंध क्या बताया गया है। वैसे तो भैया कहा गया है कि अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे गांधी जी ने स्वयं कहा था कि आप अपने अधिकारों का कर्तव्यों का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। तो इसमें हम देखते हैं भैया इसमें मुख्य बिंदु क्या गया है कि सामान्यतः पहली व्याख्या इसमें इस प्रकार से की गई है कि एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। बिल्कुल सही बात है। अधिकार एक व्यक्तिगत प्रश्न नहीं वरन आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रश्न है। सहयोग के द्वारा ही अधिकार स्थिति में आते हैं और सहयोग के द्वारा ही इनका उपयोग किया जा सकता है। वस्तुतः एक व्यक्ति का अधिकार समाज के दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य होता है। व्यक्ति के अधिकार इस बात पर निर्भर करते हैं कि समाज के दूसरे व्यक्ति उसके प्रति अपनी कर्तव्य सीमा का पालन करते हैं। जैसे कह सकता हूँ कि सामान्यतः हम सड़क पर चलें, ये हमारा अधिकार है। इसके साथ साथ हमारा कर्तव्य भी होता है कि सड़क पर हम बाएं हाथ की ओर चलें, जिससे दुर्घटना को कह सकते हैं कि हम लोग रोक सकें। आगे क्या बताया गया है। व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे का अधिकार सुनिश्चित करता है। जी बिल्कुल सही बात है। अधिकारों का लक्षण यह है कि वे समाज के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होते हैं और ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अधिकार उनका कर्तव्य निश्चित करता है कि वह दूसरे व्यक्तियों के इसी प्रकार के समान अधिकार को स्वीकार करें। आगे बताया गया है कि भैया नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य है। जी बिल्कुल सही बात प्रस्तुत की गई है। नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य है। अधिकार व्यक्ति का वह व्यक्तिपूर्ण दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अतः व्यक्ति के अधिकारों का महत्व उसी समय तक है जब तक कि राज्य इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था करे। अगला है कि व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसके लिए भी कर्तव्य है। बहुत बढ़िया भैया बताया गया है कि अधिकार प्रदान करने का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास और सामूहिक रूप से संपूर्ण समाज की उन्नति होता है। अतः व्यक्ति का अधिकार उसका यह कर्तव्य निश्चित करता है कि अपने अधिकार का प्रयोग स्वयं अपने हित के साथ सामाजिक हित में करे और इस प्रकार से कह सकते हैं कि अधिकार वही हैं जो आप कर्तव्य निश्चित करते हैं। अगला है भैया इसमें नंबर आगे बताया गया है कि व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उनके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। बहुत बढ़िया बिंदु बताया गया है। इसमें व्याख्या में इस प्रकार से कह सकते हैं कि राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा और संपत्ति का अधिकार प्रदान किया जाता है और राज्य इस बात की व्यवस्था करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग करे और इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था के कार्य करता है। तो भैया आज हम लोगों ने देखा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अधिकार और कर्तव्य के विषय में। मैं ऐसा करता हूं कि आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में अवश्य पूछे जाएँ और उन्हें आप आसानी से सही कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक अवश्य कर दिया करें। इससे हम अपने कार्य के प्रति और प्रोत्साहित होंगे और अच्छा काम करेंगे। और भैया अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।